सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखो अभी तक हमने जितनी भी बातें की, सबको आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। चलो, तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो बेसिकली कौन सी बातें की थी सर? अभी तक हमने बातें की थी पॉइंट मासेस की। भले ही हम बात कार की कर रहे होंगे, लेकिन हम उस कार को भी कैसा मान के चलते हैं? पॉइंट मासेस। अगर उसके पास ऊपर 4 फोर्स 5 फोर्स लग रहे होते हैं, हम मानते हैं सब एक ही जगह पर लग रहे होंगे, क्योंकि एक पॉइंट मास है, कोई अलग अलग पॉइंट तो हो नहीं सकते उसमें। सारे फोर्सेज एक ही जगह पे लग रहे होते थे, तो हम बैलेंस आउट कर देते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी अब एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट नहीं करोगे, आप एक बड़ी बॉडी की बात कर रहे होगे, राइट? तो अब होगा क्या कि सर उस बॉडी में कई सारे पॉइंट होंगे, और उसमें कई सारे पॉइंट पे अलग अलग, कई पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे होंगे। तो अब हमें थोड़ा सा फोर्सेस को डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। मैंने कहा सर, अभी भी बॉडी में ढेर सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये मार्कर है, मार्कर को मैं प्रोजेक्टाइल जब थ्रो करूंगा, तो अभी ऐसा घूमता हुआ अगर जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक तो ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, प्लस ये खुद भी रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट के मोशन की बात करूंगा, तो इस पॉइंट का मोशन तो कैसे पास होगा? अगर कोई भी एक पॉइंट की बात करूंगा, तो पॉइंट का अगर पाथ ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, है ना? तो बड़ा डिफिकल्ट सा पाथ बन रहा है, तो मुझे यार इसकी पोजीशन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, एक पॉइंट बॉडी का अभी भी ऐसा होगा जो केवल और केवल प्रोजेक्टाइल की तरह जा रहा होगा। अगर कोई एक पॉइंट आप मार्क कर दोगे, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जो एग्जैक्टली ये वाला पाथ फॉलो कर रहा होगा, एंड दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो आप बोलते हो कि बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको अगर हम स्टडी करते हैं, तो वो एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। हम वहां एज्यूम कर सकते हैं कि सर उस बॉडी का पूरा का पूरा मास वहां एज्यूम कर सकते हैं, राइट? होता नहीं है। सिर्फ अपनी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को लगाने के लिए हम उसको सेंटर, उस सेंटर पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान के सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब बात आती है कि सर वो सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा? तो अगर मैंने कहा कि सर पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिस्टम की। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे पॉइंट मासेस हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, है ना? मैंने कहा सर एक सिस्टम है उसमें कई सारे पॉइंट मासेस हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? मैंने कहा मान लो ये M1 है, एक M2 है, एक M3 है। इन तीनों पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर पहले तो क्या करोगे, आप एक एक्सिस बाई एक्सिस मान लिया, सबकी पोजीशन निकालो। सर इसकी पोजीशन है R3, इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, ओरिजिन के इसमें ये सबके पोजीशन वेक्टर है। आपने बोलिए मान लो यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ कहीं पे क्या है? सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, सर ये कितना होगा? ठीक है। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए आप बोलेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा? आप बोलेंगे सर सिंपल, that will be equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 upon m1 plus m2। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा कि सर m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 upon m1 plus m2 plus m3। अब ये r वेक्टर क्या होंगे सर? r वेक्टर तो क्या होगा? जैसे r1 वेक्टर की बात करूं तो क्या होगा सर? इसमें x1 होगा, y1 होगा और z1 होगा, ऐसी तो होगा। अगर मैं ऐसी R2 भी निकालूंगा, ऐसी RCM का मतलब क्या होगा सर? x कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे पूरा r वेक्टर निकालना है तो ऐसे निकालोगे, मैंने कहा था केवल x कंपोनेंट की बात करना है। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो दैट विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 विद प्रॉपर साइन। अगर x1 नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, प्रॉपर साइन। ऐसे ही हम y इसलिए निकाल सकते हैं।
YCM क्या हो जाएगा m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3 and similarly we can also find the z coordinate of the center of mass. तो अगर पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस का ग्रुप है, उसका एक सेंटर ऑफ मास मानना है जहां पे हम पूरा मास अज्यूम कर सकते हैं, वो फाइंड आउट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। अब ये तो हो गया डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर ली, पॉइंट मासेस है, बट हमें पॉइंट मासेस तो बहुत कम मिलते हैं। हमने कहा था ये बॉडी कैसी है, कंटीन्यूअस है, इसमें हजारों करोड़ों पॉइंट मासेस से करके मिली हुई है, ठीक है। तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना तो कैसे निकालोगे, तो हम उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस बॉडी। अगर कंटीन्यूअस बॉडी है तो कैसे निकालते हैं, या बॉडी है या सिस्टम है। मैंने कहा मान लो ये कंटीन्यूअस बॉडी है, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये हजारों करोड़ों पॉइंट मासेस से बनी होगी, तो मैंने कहा देखो स्टेप सीख लेना कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं पॉइंट मास के बराबर, ये एक एलिमेंट ले लिया, जिसका मास क्या है डीएम, छोटा सा मास ले लिया, डीएम मतलब क्या है छोटा सा मास, है ना। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट का मान लो ये पोजीशन, ये इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखना। ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। मैंने कहा सर ऐसे ही कई सारे एलिमेंट्स होंगे और सारे एलिमेंट्स को मैं ऐसे पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके ये वाला फंडा लगा दूंगा। मतलब बड़ी बॉडी को आप छोटे छोटे पॉइंट मासेस में ब्रेक कर दो और फिर आप ये वाला कंसेप्ट लगा दो। आपको ये एडिशन करना है तो एडिशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करना बोलते हैं। तो आप बोलोगे अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, तो ऑरिजिन से ये वेक्टर जो होगा यही तो होगा इसका पोजीशन वेक्टर। आप बोलते हो अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, ये देखो m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 ऐड करना है, तो आप बोलोगे क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm into r अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm into r1 dm into r2 dm into r3 को क्या बोलोगे, एडिशन को क्या बोलोगे सब, इंटीग्रेशन बोल दोगे, अपॉन टोटल मास m1 plus m2 plus m3 को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो भाई साहब अगर आपको कंटीन्यूअस बॉडी का आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसको भी क्या करोगे, छोटे से एलिमेंट में ब्रेक करोगे और उस एलिमेंट को ऐसे कई सारे एलिमेंट का एडिशन करोगे तो आप उसमें ये यूज करोगे। अब मैंने कहा देखो r में अगर हम देखें तो r वेक्टर क्या होगा सर, r वेक्टर विल बी इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। rcm क्या होगा, rcm होगा सर xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm k कैप। मतलब आप बोलोगे आर वेक्टर में क्या होता है सर, एक्स कंपोनेंट भी होता है, वाई कंपोनेंट भी होता है, जेड कोऑर्डिनेट भी होता है। तो आप बोलोगे अगर मुझे केवल एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ df इनटू x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ d। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट अगर चाहिए हो तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ d। बस मुझे यहाँ पे कोई ये बता दे कि x या y क्या है, एनीवन जो मुझे यहाँ पे बता दे x क्या है, यहाँ पर ये x क्या है, एनीवन। कांस्टेंट बेटा सर, कांस्टेंट फिर से बोलो, x क्या है यहाँ पे, यार कोई भी नहीं बोलना चाह रहा है, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है बेटा, व्हाट इज दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट कहां से आ गई बात, एनीवन एल्स, प्रथम, जेडेन, हर्षित, प्रशांत, तो पोजीशन है, किसकी पोजीशन है,
मतलब पूरा मेरा पढ़ा पढ़ाया सब बेकार कर दिया, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ और आप लोग पूछते भी नहीं हो। तो मैं तो अभी अभी आया हूँ ना। क्यों अभी क्यों आए हो? वाईफाई चल ही नहीं रहा था, अनस्टेबल था, तो वाईफाई का थोड़ा तार हिला के अब थोड़ा चला तो आ गया। XCM प्लस YCM प्लस ZCM इज X या कैसी बातें कर रहे हो यार? ये X क्या है सर? ये X ये है, ये X क्या है सर? ये X कोऑर्डिनेट है जिसकी पोजीशन वेक्टर R है, और ये किसका पोजीशन वेक्टर है सर? ये DM का है। हमने बॉडी को जो एलिमेंट में ब्रेक किया है उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है? R है। उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का, बॉडी के सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM है। अब पोजीशन वेक्टर में x कोऑर्डिनेट भी होता है, y कोऑर्डिनेट भी होता है, z कोऑर्डिनेट भी होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये है, तो बेसिकली इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इज x, y कोऑर्डिनेट इज y एंड z कोऑर्डिनेट इज z। इस एलिमेंट के लिख लो, इस चीज को मैं बता रहा हूँ, गलती करोगे। अब ये क्या निकाल लो सर? ये XCM निकाल लो। XCM क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। This is the x coordinate of the center of mass of the whole body. This is the y coordinate of the center of mass of the whole body. तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने कहा जरा एक काम करते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने कहा एक यूनिफॉर्म रॉड लिया आपने, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो आप पहले तो इसको फिगर पर ड्रॉ करोगे। सर ये एक लेंथ l की, टोटल मास m है। मैंने कहा सर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है? इसका सेंटर ऑफ मास। तो क्या करोगे आप बोलते हो कहीं पे भी पहले तो आप x एक्सिस और y एक्सिस डिसाइड कर लो। मैंने कैसे कर लिया, इसी को ओरिजिन मान लिया। अब आप बोलोगे सर कहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। मैंने कहा तो ये वाला एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी है? dx, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर लिया? x डिस्टेंस पर लिया। एक x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है? dx है, और इसके मास को आप क्या बोल दोगे? dm बोल दोगे। अब टोटल का मास कितना है? कैपिटल M है। तो आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म रॉड है, तो अगर एक एक यूनिट का अगर आपको मास निकालना है तो क्या करोगे? मास अपॉन टोटल लेंथ। अगर 2 मीटर का आपको निकालना है तो क्या करोगे? मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू 2। 3 का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो dx लेंथ का अगर मुझे मास निकालना है तो क्या करोगे सर? दैट इज इक्वल टू m/l इनटू dx। ये dx लेंथ का आपको मास मिल गया, मतलब आपने जो एलिमेंट दिया था उसका dm मिल गया। सर ये एक बहुत पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो पॉइंट मास की पोजीशन है। अब पॉइंट मास का देखो x कोऑर्डिनेट कितना होगा सर? x ही होगा। कहां पर जाके लिया आपने? x पे जाके लिया है। तो आप बोलोगे अगर मुझे पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंट। सर कितना है? वो तो x ही है भाई। देखो इसकी पोजीशन कहां है सर? x पर है, अपॉन टोटल मास। अब कहां से कहां देखो, पहला एलिमेंट आपको यहाँ मिला, ये आपने बोला ये एलिमेंट, ऐसे ही सारे एलिमेंट को आप ऐड करोगे तो पूरी रॉड बन जाएगी। मुझे तो सारे एलिमेंट का समेशन करना है ना। देखो एक एलिमेंट मिला, 2 एलिमेंट लेगा, 3 एलिमेंट, सबका समेशन करना है। तो आप बोलोगे ऐसे कई सारे एलिमेंट मिलेंगे, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, ऐसे करोगे तो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा? जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। और सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा होगा? जहाँ पे x की वैल्यू l के बराबर होगी। तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? आप बोलोगे 0 से लेके l तक। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ होगी? 0 से लेके l तक, और ऐसे ही यहाँ पे 0 से लेके l तक। सर ये तो इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब टोटल मास हो गया। सिर्फ dm का इंटीग्रेशन है, dm 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 dm, ऐसे सारे dm ऐड करोगे तो कैपिटल M के बराबर होना चाहिए। तो ये तो कैपिटल M हो जाएगा। यहाँ पे dm की वैल्यू रख दोगे, इंटीग्रेशन करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा l/2। सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आएगी वो आएगी l/2। सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन आपके ऊपर है। तो आप बोलोगे रॉड के कहाँ पर आएगी? सर सेंटर पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं तो उनकी ज्योमेट्रिक सेंटर्स जो होते हैं, जो ज्योमेट्रिकली सेंटर होते हैं, वही उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी होती है।
तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। एक एग्जांपल और देखते हैं आपको। देखो उसमें एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता ही आता है। तो अगर आप यही ढंग से कर लोगे तो एटलीस्ट रोटेशन का एक क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। और बहुत सिंपल होता है सेंटर ऑफ मास, गिने चुने क्वेश्चन है वही रिपीट होते रहते हैं। मैंने कहा अगर आपके पास एक से ज्यादा बॉडीज है, मान लो ये दो यूनिफॉर्म रॉड है, एक की लेंथ है 12 और एक की लेंथ है L। मुझे इस अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। देखो क्या तरीका होता है, अगर एक से ज्यादा बॉडीज का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं। मैंने कहा सबसे पहला काम तो आपका होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड करना। मैंने कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड कर लो। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया। ये बहुत थिन रॉड है, दिखाने के लिए इतनी बड़ी दिखा रहा हूँ, वरना तो आप ये मान लो एक लाइन के बराबर होगी, केवल एक्स एक्सिस भी आ जाएगी। आप बोलोगे सर इस पॉइंट को क्या मान लो, ऑरिजिन मान लो। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा सर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सर इसके सेंटर पर। मतलब अगर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मुझसे कोई पूछेगा तो आएंगे L,0। जहाँ पे भी नहीं आए तो पूछ लेना। सिमिलरली इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये अगर इसके कोऑर्डिनेट ऑफ इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0,L/2। तो अगर मुझे इन कंबाइन का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करोगे सर, आप अब इस रॉड को रिप्लेस कर दोगे इसके मास से। मैंने कहा फिर से वापस से फिगर बना लो। जहां पे सेंटर ऑफ मास है रॉड की जगह पे, वहां पे रॉड के बराबर मास रख दो और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,L/2। सिमिलरली आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इस रॉड को रिप्लेस करके उसके सेंटर पे क्या कर दो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे उस मास के बराबर एक पॉइंट मास रख दो। देखो अगर इसका मास मैंने कैपिटल M माना है तो इसकी लेंथ डबल है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं सर, आपने बोला L,0। आप क्या बोलोगे सर, अब तो ये 2 पॉइंट मास वाला सिस्टम बचा है और 2 पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना मुझे आता ही है। कैसे निकालोगे आप निकाल लोगे सर कि सर अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने कहा वैल्यू कर दो। मैंने कहा इसको हम 1 माने ले रहे हैं और इसको 2 माने ले रहे हैं। तो m1 कितना है, कैपिटल M के बराबर है। x1 कितना है 0 है, प्लस m2 कितना है 2m के बराबर है, और x2 कितना है L के बराबर है, अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3 है। सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है 12/3 आ रहा है। तो ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये कहीं यहाँ पे लाइक कर रहा होगा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का 12/3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। y कोऑर्डिनेट में फिर से वही फॉर्मूला लगेगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने कहा वैल्यू रख दो। m1 की वैल्यू कितनी है m, y1 कितना है L/2 प्लस m2 कितना है 2m और y2 कितना है 0 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3 है। ये कितना आ गया देखो L/6। YCM कितना हो गया L/6। तो बेसिकली आप बोलोगे यहाँ कहीं पे ये सेंटर ऑफ मास लाई रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2L/3 और L/6। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है।
और वो कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिया। तो दिस इज हाउ यू कैन इवन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बॉडीज। क्या करोगे सर, पहले उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालो, उसके कोऑर्डिनेट निकालो और उस पे उस बॉडी के मास के बराबर एक पॉइंट मास रखो। दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे उस पॉइंट के बराबर सेंटर पॉइंट मास रख दो और फिर पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा दो एंड फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी। अब ऐसे 2 बॉडीज हो सकती हैं, 3 बॉडीज हो सकती हैं, 4 बॉडीज हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती है, बट कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखो, मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट मास ही है, 2 पॉइंट मास है, ये एक m1 है और एक m2 है। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है l। मुझे इनका सेंटर ऑफ मास का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो देखो निकालने का तरीका वही हो गया कि सर एक सबसे पहले तो आप कहीं पे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड कर लो। नहीं डिसाइड कर ली, ये x हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए l। फॉर्मूला लगा दोगे तो आप बोलोगे सर x कोऑर्डिनेट आएगा y तो 0 ही आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई भी दिक्कत हो यार वहीं टोकते जाना है। तो आप लोगों की आवाज नहीं आती तो मुझे बिल्कुल घबराहट सी होने लगती है, पता नहीं आपको क्या समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई साहब बोलते रहा करो कि हाँ सर आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो कम से कम बोल तो दिया करो मेरी तसल्ली के लिए। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है m2 और x2 कितना है l अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ गया m2 l अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा क्योंकि y दोनों के 0 है। मैंने कहा सर यहाँ पे मान लो ये आ गया x सेंटर ऑफ मास। अब अगर आप बोलोगे कि सर m1 से इसकी दूरी अगर r1 है और m2 से इसकी दूरी r2 है, तो देखो r1 क्या होगा सर, r1 तो यही हो गया ये डिस्टेंस यानी x कोऑर्डिनेट इसका, तो दैट इज इक्वल टू m2 l अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं r2 निकालने जाऊं तो क्या करूंगा सर, l में से ये डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आएगा m1 into l अपॉन m1 प्लस m2। मतलब जब r1 चाहिए तो यहाँ पे m2 आ रहा है टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास। अगर r2 चाहिए, r2 क्या है सर, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस m2 से, तो यहाँ पे m1 आ रहा है टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास। अगर आप r1 by r2 करोगे तो दैट विल कम एट m2 by m1। मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब क्या है कि सर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस किसी भी मास से उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मास बहुत ज्यादा है तो उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम होगी। What does it mean? It means कि center of mass always lies closer to the heavier object। लिखते चला करो भाई जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करेगा सर, हैवी ऑब्जेक्ट के पास लाई करेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हैवी ऑब्जेक्ट से हमेशा कम रहेगी। दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द मास। अगर मास ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगी, मास कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो दैट मींस सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज क्लोजर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट। तो ये भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का पूछ लो, किसी भी तरीके की शंका हो, बट क्वेश्चन बनने चाहिए। देखो यार इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, एक एक दो दो एग्जांपल करा रहा हूँ इसीलिए, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एनी डाउट्स? सर ये आर कैसे निकाला एक बार दोबारा बता दो। कौन सा आर बेटा? विच आर यू आर टॉकिंग अबाउट? कौन था, कौन पूछा था डाउट बेटा? अरे भाई कहाँ चला गया पूछने वाला? सर आर बता दो एक बार दोबारा, आर की वैल्यू कैसे, R1 कैसे निकाल, R1 की वैल्यू कैसे निकाली थी? R1 क्या है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम, R1 क्या है? सेंटर ऑफ मास और M1 के बीच का डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास और M1 की डिस्टेंस मतलब यही तो हुई। हाँ मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हुई, x कोऑर्डिनेट जितना है वो उसकी डिस्टेंस ही तो होती है ओरिजिन से। हाँ जी सर।
तो x कोऑर्डिनेट कितना आया बेटा, यही तो आया m2l अपॉन m1 प्लस m2, वही तो लिखा मैंने r1। और R2 इसका उल्टा हो जाएगा। r2 उसका उल्टा नहीं हो जाएगा, r2 क्या है, R2 distance of center of mass to the M2। m2, मतलब ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हो, हाँ मतलब टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो r2 आ जाएगा, हाँ जी। वही किया मैंने, सही आ गया। अच्छा ठीक है सर। क्लियर, और कोई डाउट? यस। नहीं सर। स्क्रीनशॉट लो। इसमें जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको कराए दे रहा हूँ और उसका आपको तरीका भी बता दूंगा। उसी तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, एक बार या दो बार आ चुका नहीं। क्वेश्चन का अच्छे समझ लेना। उसने बोला कि सर ये डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है, डिस्क का मास है m और रेडियस है कैपिटल। इस डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। आप बोलते हो सर ये सेंटर था, आपने बोला ये डिस्क हैज बीन रिमूव, तो ऑब्वियसली इस डिस्क का अगर रेडियस निकालने जाओगे तो कितना आएगा, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है r, तो ये कितनी हो जाएगी, इसका रेडियस हो जाएगा r/2। तो अगर आप बोलते हो कि पूरी डिस्क में से एक छोटी डिस्क जिसका रेडियस r/2 अगर मैंने रिमूव कर दिया है, तो बाकी पोर्शन जो बच रहा है, ये वाला पोर्शन जो बाकी डिस्क का पोर्शन बचा है, इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कहाँ होंगे और कितने होंगे। क्वेश्चन समझ जाइएगा, दिस पोर्शन हैज बीन रिमूव, यहाँ से जब रिमूव कर दिया गया है तो आप बोलोगे कि सर बचे हुए पोर्शन का मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करनी होती है। देखो हमेशा हम यही करेंगे, तो हमने बोला मान लो यहाँ पे मैंने ये वाई एक्सिस मान लिया और ये एक्स एक्सिस मान लिया, सर इसके सेंटर को मैंने मान लिया ओरिजिन 0,0। अब जरा देखो, पूरी डिस्क की हम बात करें यूनिफॉर्म डिस्क की, तो आप बोलोगे सेंटर उसका कहाँ होगा सर, यहाँ, तो आप बोलोगे उसका सेंटर ऑफ मास भी यही होगा ओरिजिन पे। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली ये डिस्क किससे बनी है सर, ये वाले पोर्शन से और बाकी पोर्शन से। तो अभी हमने देखा अगर दो दो बॉडी को आपस में मिक्स किया जाता है तो उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है सर, इस एक बॉडी को सेंटर ऑफ मास ट्रीट कर सकते हो, दूसरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे ट्रीट कर सकते हो और पॉइंट मास उनको ऐड करोगे, उनका निकाल के तो आप बोलोगे सर पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इट मींस पूरी डिस्क का तो सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है, तो दैट इज नथिंग बट दी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करके यहाँ पे मास रख दो और बाकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करके वहां पे मास रख दो, उनका कंबाइन करोगे तो पूरी डिस्क आ जाएगा। मैंने कहा मुझे निकालना है रिमेनिंग का, क्या निकालना है सर, रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो क्या करना होता है रिमेनिंग का, हम क्योंकि यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक पार्ट में से रिमूव कर रहे हैं, तो देखो मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे मास पता होना चाहिए, टोटल का मास अगर m है तो आप बोलोगे इसका मास अगर स्मॉल m है तो कितना होगा छोटी डिस्क का मास। अब यहाँ पे ये मास निकालना सीख लो बिकॉज आगे भी यूज होगा। भाई साहब ये पूरा मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, तो आप बोल सकते हो कि जो मास है वो प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी आप बोल सकते हो मास इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो मास है डिस्क का वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर छोटी डिस्क का मास निकालना है तो आपको पता है कि छोटी डिस्क का मास अपॉन टोटल डिस्क का मास क्या कहलाएगा, दैट इज इक्वल टू छोटी डिस्क का रेडियस कितना है r/2 का होल स्क्वायर अपॉन बड़ी डिस्क का रेडियस कितना हो गया r उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो m की वैल्यू आ रही है कैपिटल M/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर पूरी डिस्क का मास कैपिटल M है तो छोटी वाली डिस्क का मास कितना आ रहा है M/4 आ रहा है, वो किस कंसेप्ट से आ रहा है, इससे। मैंने कहा इसका मतलब रिमेनिंग का अगर हम मास निकालें तो रिमेनिंग मास कितना हो जाएगा सर 3m/4।
because 3m/4 plus m/4 should be equal to m। तो अब आप बोलोगे कि अगर मुझे रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्क का सेंटर ऑफ मास m1 into x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बड़ा डिस्क माइनस जो पोर्शन रिमूव किया गया है उसका मास और उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास अपॉन टोटल मास माइनस रिमूव्ड मास। फिर से देख लो आप, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास अगर आपको फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग पोर्शन का अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, टोटल मास इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टोटल बॉडी माइनस जो रिमूव्ड मास है, मास रिमूव कर रहे हैं तो माइनस रिमूव्ड मास इनटू इस रिमूव्ड मास का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल माइनस स्मॉल। मैंने कहा था देखो कैपिटल M x1 क्या है सर, पूरी बॉडी का x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास सर, वो तो कितना है 0 माइनस ये m की वैल्यू कितनी है m/4 है। अगर मैं बात करूं इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा सर, इस डिस्क के सेंटर पे। अगर आप यहाँ की बात करो तो ये डिस्टेंस कितनी है r/2, तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट दूंगा तो कितना है r/2, 0 कितना आएगा r/2, 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, दैट इज इक्वल टू r/2 अपॉन m माइनस m। टोटल में से अगर मैं मास हटा दूं तो रिमेनिंग का मास हो जाएगा दैट इज 3m/4। सॉल्व कर लो, x रिमेनिंग कितना है, m से m कैंसिल, ये तो है 0 ही हो गया। तो जो सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -r/6। मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन जो आ रहा है वो -r/6 आ रहा है, मतलब इधर की तरफ होगा, यहाँ कहीं होगा, दैट इज इक्वल टू -r/6, 0। y कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा, बट रिमेनिंग पोर्शन का जो x कोऑर्डिनेट होगा ये इतना आएगा। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है नीट में, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसमें अगर किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एनी डाउट्स? नो डाउट्स? क्लियर? तो ये तो हमने फाइंड आउट किया कि सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब मैंने कहा सर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। देखो आपको पता है कि सर आरसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने कहा मैं दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसको इधर भी लेके आ सकते हो, नहीं तो आप बोलोगे drcm by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt अपॉन, इसको मैं टोटल मास बोले दे रहा हूँ, m1 प्लस m2 क्या बोले दे रहा हूँ, कैपिटल M बोले दे रहा हूँ। तो बेसिकली आप बोलोगे BCM हो गया ना, ये dr by dt क्या होगा BCM। तो BCM is equal to m1 b1 प्लस m2, ये कितना हो जाएगा b2 अपॉन टोटल मास। पहली इक्वेशन। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन टोटल मास। ठीक है, मैंने कहा सर अगर मैं एक्सीलरेशन निकालना होगा तो एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना होगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन टोटल मास। तो देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना है या वेलोसिटी निकालना कितना इजी है, जैसे आपने पोजीशन निकाला था वैसे आप वेलोसिटी या एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो।
तो अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब जरा देखो, अगर मैं इस m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू MVCM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 एंड सो ऑन। ये MVCM क्या दे रहा है सर? MVCM दे रहा है सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम। दैट इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम। जितना भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम है, सारे बॉडी के लीनियर मोमेंटम को ऐड करोगे तो टोटल बॉडी का लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। तो भाई साहब आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हो कि अगर मुझे लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी लिखना है तो दैट इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये निकल गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी का लीनियर मोमेंटम बता दो तो भाई साहब आप बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उस बॉडी के अंदर, हर एक का आप लीनियर मोमेंटम ऐड करते फिरोगे तो भाई हो जाएगा, पागलपन आ जाएगा। मैंने कहा सर अगर कोई मुझसे बॉडी का लीनियर मोमेंटम निकाल दे तो आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम बता देना। टोटल मास इनटू VCM इज द सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम बता देना। आप बोलोगे दैट इज द सेम एज दैट ऑफ द बॉडी बिकॉज़ दिस इज नथिंग बट द टोटल मास लीनियर मोमेंटम के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखो ये m को इधर लेके जाऊंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? MACM is equal to M1 A1 plus M2 A2। इससे एक चीज क्या मिला है देखो, आपने बोला था अभी तक हम जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ अप्लाई करते थे तो क्या लिखते थे? टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन किसका लिखते थे? बॉडी का नहीं था, वो कोई पॉइंट मास होती थी बॉडी। किसका होता था? पॉइंट मास होती थी बॉडी, हम उसका लिख देते थे। अब मेरी बड़ी बॉडी आ रही है, उस बॉडी में कई सारे पॉइंट मासेस होंगे और हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। तो जब मैं टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूंगा तो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि सर वो एक्सेलरेशन में किस चीज का लिखूंगा, किस पॉइंट का लिखूंगा। हर पॉइंट का बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। तो देखो वो चीज एक समझ में आ गई, पूरी बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आप ध्यान रखना जब हम वो सेकंड लॉ लगाएंगे तो वहां पे जब मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहे होंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन किसका लिखेंगे? हम सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे। इसी को ध्यान रखो और इसी को नोट डाउन कर लो। आई होप इतनी चीजें मैं बोल रहा हूँ और आप लोग उसे नोट डाउन कर भी रहे होगे। मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ तो लिख लो। बहुत कम लोग लिख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ, फिर आप भूल जाओगे। हर चीज मेरे को यहाँ लिखना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है? मैं बार बार ऐसी चीजें बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आप बोलोगे टोटल फोर्स on the body is nothing but the total mass into acceleration of center of mass। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर इफ F एक्सटर्नल कितना हो जाए? 0 हो जाए। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि सर लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी या सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ F external is equal to 0 then the linear momentum of the body या center of mass will remain constant। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास के टर्म्स पर बात कर ली। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब इसमें एक चीज और देखो, क्या मैं इसी तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। आया ना? जैसे मैंने कहा लीनियर मोमेंटम लिखने का तरीका क्या होता है? आप बोलोगे MVCM लिख दो या फिर आप बोलोगे हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट द हाफ MVCM स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ, आया ना? जैसे मैंने बोला बॉडी का अगर मुझे लीनियर मोमेंटम चाहिए तो m into VCM लिख सकता हूँ। बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स चाहिए तो m into ACM लिख सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी की चाहिए तो क्या हाफ MVCM स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? यस सर। द आंसर इज नो। आप ये नहीं लिख सकते कि पूरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ VCM स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने देखो डिराइव करके लाए कहीं ना कहीं से, इसका तो कोई डेरिवेशन आता ही नहीं है। ये तो मैं अपने मन से बस बना के लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिख पाऊंगा। ये तो मैंने प्रूफ करके लिखे हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। MVCM लिखो या सारी बॉडी का सम करके लिखो, एक ही बात आ रहा है। MACM लिखो या सब बॉडी का नेट फोर्स ऐड करो, एक ही बात आ रहा है। बट काइनेटिक एनर्जी लिखो बॉडी की
हाफ एमवीसीएम स्क्वायर या सबका सम लिखो, एक ही बराबर नहीं आ रहा है, कहीं से भी आप इसको नहीं निकाल पाओगे। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी लिखी हो, आप उसको हाफ एमवीसीएम स्क्वायर गलती से मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना होगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, एंड जितने भी पार्ट होंगे उस हिसाब से ही आपको बताना पड़ेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। तो ये कुछ बातें थी, मैं इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं आ रहे हैं, पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, मैंने इसका एक काफी स्टैंडर्ड से एग्जांपल है। मैंने कहा सर देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का मास है कैपिटल एम, एक इस पे मैन खड़ा है, ठीक है। चलो, इस पे एक सुंदर कन्या खड़ी हुई है, ठीक है, एक सुंदर कन्या इस पे खड़ी हुई है। अब आप बोलते हो कि सर इसका मास ले लो स्मॉल। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, इस प्लेटफॉर्म का लेंथ ले लो एल। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये वाटर पर है, मान लो ये वाटर पर बोट मान लो जो भी है, बट फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये कहां पर है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब आपने ये बोला कि सर ये फ्रिक्शनलेस है, हाँ सर फ्रिक्शनलेस है। The question is, when this Sundar Kanya will walk and reach here, what will be the shift in the platform? Platform कितना पीछे या आगे शिफ्ट होगा वो बताना। Shift in the platform. क्वेश्चन आए वो समझ गए होंगे आप लोग, कई बार आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। कहने का मतलब है पहले ये रेस्ट पर रखा हुआ था, आपने बोला कि ये जो सुंदर कन्या है वॉक करके दूसरे एंड पर जब जाएगी तो प्लेटफॉर्म किधर की तरफ शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आप जरा देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये लोग आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो आप बोलोगे फोर्स एक्सटर्नल कितना है? 0 है। इसका मतलब आप बोलोगे पीसीएम कितना आएगा? कांस्टेंट आएगा, और वो भी कितना आएगा? 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि इनिशियली भी बॉडी कैसे थी? रेस्ट पर थी। अगर टोटल बॉडी रेस्ट पर है तो सेंटर ऑफ मास भी कैसा है? रेस्ट पर है। और मैंने कहा लीनियर मोमेंटम चेंज हो नहीं सकता, मतलब कैसा मानना पड़ेगा आपको? सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम कितना मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। अब अगर सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम ही 0 है तो क्या शिफ्ट हो सकता है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन आएगा ही नहीं, तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास कभी शिफ्ट होगा ही नहीं, तो आप बोलोगे शिफ्ट इन दी सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0। आप बोल सकते हो शिफ्ट इन दी सेंटर ऑफ मास भी कितना आएगा? 0। मतलब चेंज इन दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल भी कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, मैं कहा बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या बोलोगे कि कभी भी शिफ्ट निकालना है तो आप क्या देखो, शिफ्ट निकालने का तरीका भी होता है, किसी भी सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। सर ये कहां से आया? सर वहीं से आया, देखो आपने dx by dt निकाला था, मैंने dt dt कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इनटू शिफ्ट इन द x1 एंड m2 इनटू शिफ्ट इन द x2। अब जरा देखो, जब ये m इधर पहुंचा होगा तो m कितना शिफ्ट हुआ? m का x कोऑर्डिनेट कितना शिफ्ट हुआ? कोई बता पाएगा? नहीं बता पा रहे, मैं आपको बता रहा हूं। Actually it's not L। क्यों नहीं बता पा रहा? मैंने कहा सर
बोर्ड के रिस्पेक्ट में तो ये एल चला गया, ये चला कितना सर, ये एल चला एल तो माइनस आपने एक्स। बोला, हाँ मैं बताता हूँ, मैंने कहा सर ये बोर्ड के रिस्पेक्ट में एल चला गया, आगे बहुत अच्छी बात है, ये एल चला गया, अब बोर्ड पीछे चली गई एक्स, बोर्ड किधर चली गई, पीछे की तरफ एक्स है, तो एक्चुअली देखो इसका कोऑर्डिनेट चल के जब गया तो एल शिफ्ट हुआ, लेकिन अभी अगर मान लो खड़ा भी हो गया होगा और बोर्ड पीछे की तरफ चली गई तो आप बोलते हो सर ये भी तो पीछे की तरफ चला गया, तो एक्चुअल में इसमें अगर मैं शिफ्ट बोलूं डेल्टा x1, इसको मैंने 1 मान लिया और बोर्ड को मैं या प्लेटफॉर्म को 2 मान लेता हूं, तो आप बोलोगे डेल्टा x1 आएगा वो l माइनस x आएगा, कितना आएगा l माइनस x। फिर से देखो सर ये l आगे गया था बोर्ड के रिस्पेक्ट में, लेकिन बोर्ड पीछे चली गई तो बोर्ड के साथ साथ ये भी पीछे आ गया होगा, तो इसमें शिफ्ट कितनी हुई l माइनस x, तो शिफ्ट इसमें कितनी आई l माइनस x आई, बोर्ड में शिफ्ट कितनी आई डेल्टा x2 दैट इज इक्वल टू माइनस x, हमने माना पीछे की तरफ x शिफ्ट हुआ होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे माइनस x, एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले वेक्टर में चलेंगे, तो आप बोलोगे सर डेल्टा एक्स सी एम कितना होना चाहिए 0, तो इसका मतलब क्या हो गया डेल्टा एक्स सी एम होगा क्या है, दैट इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, इट शुड बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, दैट मींस m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 शुड बी इक्वल टू 0, m1 की वैल्यू स्मॉल m है, डेल्टा x1 की वैल्यू l माइनस x है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है कैपिटल M, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, और उसमें शिफ्ट कितनी है माइनस x है, दैट इज इक्वल टू 0। आपको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, x वाले टर्म एक साथ लेके चले जाओ, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो देखो कितनी आ रही है ml अपॉन m प्लस n, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है ये, ठीक है, मैं रटने को नहीं बोलूंगा, मैं आपको समझने को बोलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं घुमा सकता था, हो सकता था वो ये पूछ लेता कि सर मान लो वो मिडवे तक पहुंच गया तो बताओ x कितना शिफ्ट हो गया, तो प्रोसेस आना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला चलो ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके नीट ने पूछा हुआ है, नीट ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, हो सकता है कि सर वो यहाँ पे 2 कन्याओं को बिठा दे, एक कन्या यहाँ एक कन्या यहाँ, और बोल दे सर दोनों कन्या यहाँ मिडिल में कहीं मीट कर रही हैं, तो बताओ ये कितना शिफ्ट होगा, तो उस केसेस में आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यही होगा, ये फॉर्मूला आपके लिए उस टाइम पे हैंडी होगा, 2 से अब आप बोलोगे यहाँ पे 3 बॉडीज हो जाएंगी, बाकी तो सब 3 रहेगा, प्रोसेस सीख लोगे तो क्वेश्चन कोई सा भी बन जाएगा, फॉर्मूला रटोगे तो केवल यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा फिर कभी नहीं बनेगा। एनी डाउट, कोई भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी हर एक स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर आपको स्टेप अभी समझ में आ जाएगा तो फिर बाद में समझ में आएगा। एनी डाउट्स गाइस, एनी डाउट, नहीं है तो बोलो, हाँ है तो बोलो, नो सर। नो सर। पक्का समझ में आ रही है बातें, यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ रही है तो तुरंत की तुरंत इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आप प्रीवियस क्वेश्चन चाहो प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना, रिपीट वगैरह मिल जाएगी वो कर लेना, जो भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप सॉल्व कर लेना, इसके 10-15 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो आपसे बन जाएंगे। चलो, तो ये तो बातें हो गई हमारी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, किसकी बातें हो गई, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास की बातें हो गई। सेंटर ऑफ मास में देखो इतने से क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आ जाता है, जनरली आया हुआ है पास्ट में, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर एक क्वेश्चन, तो अल्टरनेट ईयर तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है इतने क्वेश्चन से। अब हम बात करने वाले रोटेशन की, इसकी बात करने वाले रोटेशन की, तो रोटेशन को ध्यान रखेंगे, जैसे हमारा एक लीनियर मोशन होता था, लीनियर मोशन अलोंग ए लाइन चल रहे थे, तो वहां पे टर्म डिफाइन होती थी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनको अगर हम आप बात करेंगे तो हम उनको बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है, कोई बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो अब आप बोलोगे वहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया सर्कुलर मोशन में, राइट। वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स की जगह पे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स था, यहाँ पे रोटेशनल फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। वहां पे मास होता था, यहाँ पे मास की जगह पे एक टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पे मास क्या करता था, इनर्शिया का काम करता था, राइट। किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज करने में एक रेजिस्टेंस फील होता था जिसको हम इनर्शिया बोलते थे, एंड दैट इनर्शिया इज होल सोल प्रॉपर्टी ऑफ मास। जिसका जितना ज्यादा मास होता था वो उतनी ही ज्यादा इनर्शिया क्रिएट करता था अपने मोशन में चेंज करने के लिए। आप बोलेंगे रोटेशन में उतनी ही इनर्शिया क्रिएट की जाएगी, वो कौन क्रिएट करेगा, वो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया का यहाँ पे रोटेशनल एनालॉगस है, इनर्शिया वहां पे मास रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे आप बोलोगे इनर्शिया का रोटेशनल एनालॉगस या मास का रोटेशनल एनालॉगस है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम वो बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मैंने कहा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। एक बॉडी कई डिफरेंट एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा सर देखो, जब भी वर्ड मूवमेंट आ जाए, कभी भी वर्ड मूवमेंट आ जाए तो समझ जाना कि आपको आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनर्शिया किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इनर्शिया में। इनर्शिया में अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इनर्शिया यहाँ पे क्या है, मास से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मास और आर का प्रोडक्ट होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मैंने कहा मान लो एक पॉइंट मास की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे? पॉइंट मास। अगर एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास, मान लो इस एक्सिस के अबाउट उसको घुमाना है, तो इस एक्सिस के अबाउट, राइट, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट मास है, इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ये एक्सिस है मान लो ए डैश। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू m into r square। दैट इज इक्वल टू m into r square। इसको आप स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वैसे तो ये टेंसर क्वांटिटी होता है बट आप अपने लेवल पे इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह लिखे कर सकते हैं, मतलब वेक्टर नहीं होता। हम सिर्फ दो ही चीजें पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो हमारे लिए जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो यूनिट कितनी आएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर इज द यूनिट, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग एक्सिस के लिए आप लोगे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। प्लस अगर इस एक्सिस से मास की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। अगर मास पास में होगा तो आप बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होगा। तो मास के रिप्रेजेंटेशन में या बोलते हैं ओरिएंटेशन में भी बहुत फर्क पड़ता है कि एक्सिस से मास बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट है या क्लोज डिस्ट्रीब्यूट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी तो एक पॉइंट मास की बात करते हैं, अगर मैंने कहा ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस की बात करूं, किसकी बात करूं? ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस मैंने कहा मान लो इस एक्सिस के अबाउट आपको कई सारे पॉइंट मास, ये एक m1 हो गया, ये एक m2 हो गया, ये एक m3 हो गया, मान लो। अब इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरे सिस्टम का। आप बोलोगे सबसे पहले इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 ऐसे ज्वाइन करोगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ऐसे मत ज्वाइन कर देना, है ना। हमेशा वो चाहिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ध्यान से लिख लोगे कि दिस r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस। ऐसे m2 ये होगा तो ये r2 m3 होगा तो r3। ये तीनों चीजें आ गई। आप बोलोगे सिंपली एक ही एक्सिस के अबाउट है तो आप इनको ऐड कर सकते हो, एडिशन। आप बोलोगे इसका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा?
m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3। किसी को लग रहा होगा सर ये r2 नेगेटिव है, सर खूब नेगेटिव ले लो उसका स्क्वायर हो गया वो पॉजिटिव हो जाना है तो हमें ज्यादा फर्क करना ही नहीं है, हम तो डिस्टेंस की बात करते हैं इसीलिए। तो अगर इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट लिखे हैं 2 3 4 5 तो आप उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट लिखें तो आप उनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना जब भी दो या दो से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो रहे होंगे they has to be about the same axis। अगर एक ही एक्सिस के अबाउट लिखे हैं तो आप बोलोगे सारे आप ऐड कर सकते हो, अगर अलग अलग एक्सिस के अबाउट है तो आप उनको ऐड नहीं कर पाओगे। तो फिर से आप ये पॉइंट अपनी नोट डाउन कर लो कि सर हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड तभी कर सकते हो जब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट लिखे हो। अब मैंने कहा कि सर ये तो ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस की बात कर लें, अब मैं चाहता हूं कि सर कंटीन्यूअस बॉडी के लिए डिफाइन करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तो रिजिड बॉडी वो डिस्क्रीट सिस्टम था, अलग अलग पॉइंट मासेस थे। मैंने कहा मान लो कि सर ये कोई बॉडी है और ये कोई इसकी एक्सिस है जो यहाँ से पास है, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कैसे निकालोगे? मैंने कहा देखो जब सेंटर ऑफ मास में हमने ब्रेक किया था ऐसे इसमें ब्रेक करेंगे। मैंने कहा सर इस बॉडी को छोटे छोटे एलिमेंट में हम ब्रेक कर लेंगे। मैंने कहा मान लो एक एलिमेंट ले लेंगे डीएम मास, इस डीएम मास की यहाँ से डिस्टेंस मान ली कितनी है r, इस डीएम मास की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है r है। तो सिर्फ इस डीएम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्सिस के अबाउट एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम बोलेंगे डी एंड दैट विल बी इक्वल टू डीएम इनटू r। केवल इस पॉइंट मास का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डीएम इनटू r स्क्वायर। मैंने कहा सर ऐसे ही पॉइंट मास सारे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और ऐड कर दो। वैसे छोटे छोटे पॉइंट मासेस बहुत सारे होते हैं तो एडिशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो आप बोलते हो कि सर इंटीग्रेशन अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vm into r square। So this is how you can calculate the moment of inertia of all the continuous bodies। पहले उनको छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करो, एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और ऐसे ही सारे एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा उस एक्सिस के अबाउट। क्या ये बात क्लियर है? इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? चलो भाई अगर नहीं है तो इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की बता देता हूँ मैं आपको। आज बच्चों की आवाज कम आ रही है, रोटेशन चालू होती है पता नहीं क्यों शांति छा गई यार। फास्टिंग कर रहे हैं क्या बच्चे आज? मंडे का फास्टिंग कर रहे हो तुम लोग? हाँ अच्छा वर वधु मिले ऐसे ही बोलते ना, सोमवार का व्रत रख रहे हो शायद से, इसलिए बोलना चालना कम कर रखा है। डॉक्टर बन जाओ, अच्छा वर वधु वैसे ही मिल जाएगा, सोमवार के व्रत रखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने कहा मान लो यूनिफॉर्म थिन रॉड ले लो, एक बहुत पतली सी थिन रॉड है, इसकी लेंथ है एल और मास है कैपिटल। मास कितना है? कैपिटल। मुझे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर हो। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तरीका क्या बताया सर? आप बोलते हो कि सर एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी लेंथ लिखी हो dx। इस dx का मास को आपने dm बोल दिया और जैसे हम पहले निकाला तो सेंटर ऑफ मास में आप उसको लिखोगे m/l into dx। अब इस एलिमेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू dm into r स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? x है। तो दैट विल बी तो di की वैल्यू कितनी हो गई? dm into x स्क्वायर। मैंने कहा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप कहोगे dm into x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। dm की वैल्यू रखो जरा,
आप बोलोगे m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी। अब देखो पहला एलिमेंट आपको कहाँ मिल, ये ऐसे सारे एलिमेंट ऐड करने हैं। तो मैंने कहा ये एक्सेस है, इसको ओरिजिन मान लो। तो सर सबसे पहला एलिमेंट कहाँ मिलने वाला है, ये वाला। ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट ऐसे करोगे तो आप बोलोगे उस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से। देखो माइनस x की वैल्यू -l/2 से चलेगा और यहाँ पे सर x की वैल्यू l/2 तक जाएगा। वेरिएबल कौन सा है मेरा x, तो आप बोलोगे सर इसकी लिमिट क्या रखोगे, -l/2 से l/2 तक। इसको सॉल्व कर लेना, i की वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको कितनी आएगी, सॉल्व करोगे तो वो आएगी ml²/12। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ये मैंने आपको एक डिराइव करके दिखा दिया, प्रोसेस कैसे रहेगा तो कैसे रहेगा। अब देखो आपको कुछ स्टैंडर्ड में आपको रिजल्ट बता रहा हूँ अलग अलग एक्सिस। ये एक थिन रॉड है, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, इस एक्सिस के अबाउट आएगा ml²/12। अगर आप किसी एंड से पास होने वाली एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर के अबाउट निकालोगे, इसके अबाउट आएगा ml²/3। अगर यही एक्सिस आप बोलते हो सेंटर से पास हो रही है, वो परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन एंगल थीटा, तो इस एक्सिस के अबाउट जो आएगा वो आएगा ml²sin²θ/12। अगर आप बोलो एंड से पास होने वाली किसी एक्सिस की बात करोगे, यहाँ से आप निकाल रहे हो जो कि एंगल थीटा बना रहा है, तो आप बोलोगे इसके अबाउट कितना हो जाएगा, ml²sin²θ/3। तो ये रॉड की डिफरेंट एक्सिस हैं जिनके अबाउट सेम रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो हर एक्सिस के अबाउट अलग-अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ml²/2, परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू वन एंड इज ml²/3, मेकिंग एन एंगल थीटा एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज ml²sin²θ/12, और ये आ जाएगा ml²sin²θ/3। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक रिंग की बात करूं, ये एक रिंग है और रिंग की मैं किस एक्सिस के अबाउट बात करूं, किस एक्सिस के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर हो, ऐसे सेंटर से पास हो रही हो परपेंडिकुलर, ऐसे ही आप डिनोट करोगे एक्सिस, है ना, ये ऐसे ऐसे इसके एक्सिस का मतलब है। इस एक्सिस के अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो दैट विल कम एज mr²/2, सॉरी mr² केवल। अगर यही डिस्क हो जाएगी, अगर यही डिस्क हो जाएगी और एक्सिस सेम है, इनका रेडियस कितना है r, मास कितना है कैपिटल है, तो ये रेडियस कितना है r है, इसका मास भी कैपिटल है मान लिया। तो इस एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और सेंटर से पास हो रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू mr²/2। रिंग के लिए mr² आ रहा है और इसमें mr²/2 है। देखो सेम रेडियस सेम मास ले रहा हूँ, तो रिंग में सारा मास कितना होगा, बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जबकि डिस्क में सर पूरे स्प्रेड होगा मास, तो कुछ मास एक्सिस के पास होगा, कुछ मास दूर होगा, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फिगर है जिनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहना पड़ेगा। ऐसे कुछ और भी रिजल्ट है मैं आपको बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में। किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जरा उन थ्योरम के बारे में हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडी। टू डायमेंशनल बॉडीज के लिए ही वैलिड होगी केवल, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, मैंने कहा मान लो कि सर ये एक 2D बॉडी है,
कोई भी रैंडम शेप की ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई शेप। आपने बोला ये 2D बॉडी है, अब आपने बोला कि दो एक्सेस इसी के प्लेन में है, एक ये एक्सेस हो गया और एक ये एक्सेस हो गया, ये इसी के प्लेन में है, ठीक है। इनका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप उसको I1 I2 बोल सकते हो, या फिर कुछ लोग इसको IX IY बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसी भी हो सकती है, बट दे आर परपेंडिकुलर टू दिस। आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। दो एक्सिस जो कि इसके प्लेन में है और परपेंडिकुलर है, तीसरी एक्सिस जो कि इसके पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, मतलब ऐसे। Third axis which is passing through this intersection and perpendicular to the plane of the body. Body 2D है तो एक plane होगा, प्लेन में तो जानते हो ना, ये बोर्ड एक 2D ऑब्जेक्ट है ना। तो आप बोल सकते हो कि थर्ड एक्सिस कैसी होगी? ऐसे ऐसे है, तो उसको आप बोल सकते हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz मान लो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि दिस iz विल बी इक्वल टू ix प्लस iy। ये दो बॉडीज किसी भी इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, ये मत सोचना कि पूरी बॉडी में कहां है। मैंने कहा ये बॉडी में इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो बेसिकली आपने बोला कि ये तो ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि बॉडी के प्लेन में हो, कैसा हो? बॉडी के प्लेन में हो। जो बॉडी के प्लेन में हो और परपेंडिकुलर हो। थर्ड एक्सिस जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही हो परपेंडिकुलर टू बोथ, या प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो आप बोलोगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू i z इक्वल टू ix प्लस iy। ध्यान रखना, दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? मान लो कि मैंने कहा सर एक कोई भी ये है, इसमें एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी, कंपलसरी है। ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है जिसको हमने बोल दिया ICM। दूसरी एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड मान लिया इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? d है। अब वो प्लेन में हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें कंपलसरी कंडीशन है कि दिस एक्सिस हैज टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो आप बोलोगे ये रिलेशन होगा इन दोनों एक्सिस में, वो रिलेशन क्या होगा? दिस I विल बी इक्वल टू ICM प्लस टोटल मास इनटू d स्क्वायर। ये इन दोनों में एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या होगा? एक एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी, दूसरी इसके पैरेलल होगी। देखो सेंटर ऑफ मास से कई सारे एक्सिस पास हो सकती हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, इससे एक एक्सिस ऐसे पास हो सकती है, एक एक्सिस ऐसे पास हो सकती है, एक ऐसे पास हो सकती है, एक ऐसे पास हो सकती है। मैंने कहा सर हमें वही एक्सिस लेनी है जो दूसरी एक्सिस के पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल होगी। ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। इनके ये आपस में मीट करें या ना करें, पैरेलल कब नहीं होगी? पैरेलल का मतलब होगा ये, ठीक है। तो आप बोलोगे दूसरी एक्सिस, तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d और टोटल मास ऑफ द बॉडी अगर कितना है? कैपिटल N। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? I इज इक्वल टू ICM प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो दीस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिस थ्योरम जिन पे क्वेश्चंस कई बार बनते रहते हैं। आई होप, और ये 2D 3D सबके लिए वैलिड होगा, ये केवल 2D के लिए वैलिड होगा ये वाला। These are valid for anybody, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा देखो इनकी हेल्प से हम कई सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? जरा देख लो, एनी डाउट्स? चलो भाई, मैंने कहा अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जरा देखो, मैंने वापस से रेंज की बात कर लेते हैं।
रिंग का एक एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही थी उसके अबाउट कितना था mr²। अगर मैं बात करूं डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस, ये डायमीटर से पास हो रही है, इसके अबाउट कितना आ जाएगा mr²/2 बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दो परपेंडिकुलर डायमीटर के अबाउट जो एक्सिस होगी उनका सम सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें मालूम है डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा mr²/2। ऐसे ही चाहो तो हम टेंजेंट, एक टेंजेंट हो और इस एक्सिस के पैरेलल हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, आप निकालोगे। ठीक है, आई अबाउट दिस टेंजेंट आप निकाल सकते हो, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी r होगी। बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है, आप यहां से निकाल सकते हो। अगर इसी की बात मैं करूं, डिस्क की बात कर लेता हूं। देखो ये डिस्क है, ये डिस्क है। आप बोलते हो कि अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क से देखो इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है कितनी है mr²/2। इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, तो बाय अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर डायमीटर से पास होने वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो आएगा mr²/4। ठीक है, आपने बोला अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करूं, अगर हॉलो सिलेंडर की बात करूं और ये एक्सिस के अबाउट निकालूं, हॉलो सिलेंडर इज नथिंग बट, आप बोलोगे सर एक रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग, ऐसे ढेर सारी रिंग रख दो तो आपका हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, आप बोलोगे सर रिंग के जैसे ही होना चाहिए, है ना। आप बोलते हैं हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, dm/r², 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 सब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इस एक्सिस का अबाउट आ जाएगा mr²। अगर मैं यही बोलूं सॉलिड सिलेंडर है तो अगर ये सॉलिड सिलेंडर होगा तो आप बोलो कितना आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर इज नथिंग बट डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रख दो तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा वो डिस्क जैसा होगा, दैट इज इक्वल टू mr²/2। तो डिफरेंस है सॉलिड और हॉलो में। ऐसे ही आप बोलोगे कि सर ये शेल है, ठीक है, हॉलो स्फीयर बोल सकते हो, शेल बोल सकते हो। हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आता है 2/3 mr²। अगर आप सॉलिड स्फीयर ले लोगे, ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, ये कितना आता है सर 2/5 mr²। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो कि कई बार यूज होंगे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, अदर देन दी आपने ऑलरेडी रॉड वाले आपने याद कर रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिनके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिफरेंट एक्सिस हमें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को, एनीवन? नो सर। No, sir. No, sir. तो दो क्वेश्चन कराऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं या उस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत सारे रहते हैं। अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरी तरफ से खत्म। पहला, ये एक हॉलो स्फीयर है, ये एक दूसरा हॉलो स्फीयर है, और ये तीसरा हॉलो स्फीयर। ये तीन आइडेंटिकल हॉलो स्फीयर्स हैं जिनका मास m है और रेडियस r है। आपको इस कंबाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो आप क्या करोगे, इसका निकाल दो इस एक्सिस के अबाउट, इसका निकाल दो इस एक्सिस के अबाउट, इसका निकाल दो इस एक्सिस के अबाउट, और तीनों का ऐड कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बट तीनों का इस एक्सिस के अबाउट पहले निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड ओनली व्हेन दे आर अबाउट द सेम एक्सिस। मैं कह देखो यार इस वाले के लिए तो देखो क्या होगा, ये सिंपल से 2, ये कौन सी थी मैंने सॉलिड स्फीयर पे रखी, कैसे रखे हैं, सॉलिड स्फीयर पे।
तो देखो इसके तो ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, तो सिंपल सी बात है, इसकी तो कितना गया 2/5 mr² ही आ गया। आप बोलते हो कि सर अगर मैं इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस बनाऊं तो इस एक्सिस के अबाउट तो इसका कितना आ जाएगा 2/5 mr²। बट मुझे कौन सी एक्सिस के अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। अब जरा देखो सर क्या ये इसके सेंटर से पास हो रही है, हाँ सर, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज एट द सेंटर। तो आप इसको आईसीएम की तरह ट्रीट कर सकते हो इस बॉडी के लिए। आपको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट जो कि इससे पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस किसके बराबर होगी, आर के बराबर। तो अगर हम इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू आईसीएम प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है आर इनटू mr²। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी मैंने। सॉल्व करो, आईसीएम की वैल्यू किसके बराबर है 2/5 mr² प्लस mr²। सॉल्व करोगे तो ये आ गया 7/5 mr²। मैंने कहा सर अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के लिए एक्सिस भी देखो आइडेंटिकल आ रही है। तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस के अबाउट आया, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी इसी एक्सिस के अबाउट आएगा। तो फाइनली आप बोलोगे इतना ही आ जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू दिस 2/5 mr², इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन दोनों का तो सेम है तो मैं डबल कर दूं इसका, तो आप बोलोगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7/5 mr²। ठीक है, तो आंसर आप निकाल लेना, साइड से कितना है 16/5 mr² आ रहा है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की होगी तो। बाकी आप लोग को कैलकुलेट करके देखे ना, कहीं मैंने गलती ना कर दी हो। क्लियर है, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप का या फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक से ज्यादा बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालना है। एक एक्सिस के अबाउट सारी बॉडीज का इंडिविजुअली निकालते जाओ और बाद में सबका ऐड कर दोगे, दैट विल बी सम। गलती पता क्या करते हो सर, इसका भी आप इसी एक्सिस के अबाउट निकाल देते हो, इसका भी, इसका तो ठीक है, इसका, और आप इसी को ऐड कर देते हो। अरे भाई ये इस एक्सिस के अबाउट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको किस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट। तो पहले उस एक्सिस के अबाउट निकालना आना चाहिए, तब आप कर पाओगे। तो एक तो ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सर वही मान लो एक क्वेश्चन था, ये डिस्क है, इस डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क आपने रिमूव कर दी है। इस बड़ी डिस्क का मास है m और रेडियस है r, आपने ये वाली डिस्क रिमूव कर दी, इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/2, ऑब्वियस सी बात है। ये m आपको निकालना है। मुझे बताना है कि सर ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर होगी और पासिंग थ्रू द सेंटर, रिमेनिंग का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। आप बोलते हो अगर वैसे देखा जाए तो इस छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट प्लस रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, उनको सम क्या होगा, तो पूरी डिस्क का क्या होगा। आपको क्या करना है, रिमेनिंग का निकालना है, और पूरी डिस्क का तो आपको पता ही है। तो देखो भाई आई रिमेनिंग निकालने का तरीका फिर से वही रहेगा, आई रिमेनिंग इज इक्वल टू बड़ा डिस्क माइनस छोटा डिस्क। रिमेनिंग पोर्शन का निकालने का तरीका क्या होगा, बड़ी बॉडी में से छोटी बॉडी को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको रिमेनिंग आ जाएगा। पर ध्यान रखना ये सारे के सारे जब मैं आई बोल रहा हूँ तो इसी एक्सिस के अबाउट होने चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा निकाल के देखो, बड़ा डिस्क का टोटल मास कितना है, कैपिटल M, और आप बोलते हो सर कौन सी एक्सिस है, इसका सेंटर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो कितना होगा सर, डिस्क है तो mr²/2। बड़े डिस्क में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटे डिस्क का मास निकालो पहले तो। सर मास मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कैपिटल M/4।
कहाँ देखा सर? अभी सेंटर ऑफ मास में मैंने फाइंड आउट किया था, कितना आएगा? कैपिटल M/4। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्मॉलर डिस्क के लिए आपको मास तो पता है। देखो अब स्मॉलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट तो मुझे मालूम होता है, ये स्मॉलर डिस्क है सर, इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस ये वाली, इसके अबाउट तो क्या होगा? स्मॉल m r/2 का होल स्क्वायर। ये तो है ना डिस्क का सेंटर से पास होने वाले परपेंडिकुलर टू दी प्लेन अगर कोई एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। मास इनटू रेडियस इसका कितना है? r/2 है बाय 2। लेकिन वो किस एक्सिस के अबाउट है? इस एक्सिस के अबाउट है। मुझे कौन सी एक्सिस के अबाउट है? इस एक्सिस के अबाउट। क्या लगाओगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। ये दोनों एक्सिस पैरेलल होंगी। देखो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है और इसमें से ये वाली इसके सेंटर से पास हो रही है, ये इस डिस्क के सेंटर से पास हो रही है, यानी सेंटर ऑफ मास है। तो आप बोलोगे इसके अबाउट चाहिए तो क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास वाली में प्लस ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है? r/2 है। तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वाली प्लस इसका मास इनटू ये डिस्टेंस कितनी है? r/2। उसको ऐड कर दोगे। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए। अब स्मॉल m की वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी? सर वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज m/4। और ये भी निकाल चुके हैं तो आप बोलोगे ये आएगा m/4। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद से 13mr²/32 आएगा। चेक कर लेना, शायद ये आंसर आता है। निकाल पाओगे रिमेनिंग का? इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। गाइस एनी डाउट? तो ये बातें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कर ली। सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 110% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो भाई साहब आज की चीजें बहुत इजी होती हैं। अगर आपने 15-20 क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए तो आपके क्वेश्चन बच जाते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे तो कम से कम आपको, अगर 2010 तक भी जाओगे तो कम से कम नहीं तो 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेस्ड है। आप उनको भी सॉल्व करके देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरी तरफ से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हमें बात करनी है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पे। रोटेशन में जो बाकी के 2 क्वेश्चन आते हैं वो टॉर्क से आते हैं, एंगुलर मोमेंटम से आते हैं। तो उनकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी तरफ से आज का लेक्चर कंप्लीट है। आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके तो आप पूछ लीजिए। एनी डाउट्स? गाइस एनी डाउट्स? मरा क्यों? नहीं है डाउट अगर एक क्वेश्चन करके बता दो मुझे। ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क के प्लेन में ये टेंजेंट, ये डिस्क के प्लेन में इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। ये m है, ये r है, डिस्क है ये। क्विकली सर 5mr²/4। mr²/? सर 5mr²/4। 5mr²/4। वेरी गुड। आप बोलोगे देखो सर डायमीटर से पास होने वाली जो एक्सिस होती है ये सेंटर से पास होती है, इसके अबाउट आता है mr²/4। सर ये ICM की तरह काम करेगी। इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो दैट विल बी इक्वल टू ICM प्लस mr²। वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5mr²/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सबसे बनना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नो डाउट्स?